हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूं टारगेट विद नीलेश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, आप लोग देख सकते हो, क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का एक ये वायरल मॉडल पेपर। जी हमें दोस्त, जिसका देख सकते हो कोड 801 HC है। आप लोग याद रखना, आपके एग्जाम में ये पेपर आने वाला है। चलो इसके सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपके एग्जाम में टाइम मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो शुरू में सबसे पहले जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एकदम एक एक इसके प्रश्न को आप याद कर लो, एग्जाम में आपके आएगा। ठीक है, देखो पहला प्रश्न क्या है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। हमें जो शुक्ल युग के लेखक नहीं है उनका नाम बताना है भाई। तो देखो यहीं पे आप डी ऑप्शन में आओगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के लेखक नहीं है, जो नहीं है उसे हमें चूज करना था। बाकी ये तीनों आपके शुक्ल युग के लेखक है, तो ये भी याद रखना। चलो आगे चलते हैं। सेकेंड प्रश्न है, पूस की रात कहानी के लेखक है। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है भाई? तो पूस की रात कहानी प्रेमचंद जी की है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेगा मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा दूं। इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, हल सहित मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में आप पूरे के पूरे मार्क, फुल मार्क लाओगे जी हमें दोस्त, बस देखते रहो वीडियो को। चलो आगे चलते हैं। इधर आता हूँ, 1 मिनट इसको फोल्ड कर लेता हूँ, इधर के जो भी प्रश्न है उनको कराता हूँ। चलो अगला यहाँ प्रश्न देख सकते हो, हम लोग का प्रश्न है 3rd नंबर। यह क्या है कि सिंदूर की होली के नाटककार है। ओके, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है भाई? सिंदूर की होली का लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक है। रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक देखो राहुल संकीर्त्यायन है। ये यात्रा वृत्त के लिए काफी फेमस है, राहुल संकीर्त्यायन, याद रखना। रूस में 25 मास इनकी ही रचना है। क्लियर। चलो उसके बाद माटी हो गई सोना। 5वां प्रश्न की माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक है। देखो माटी हो गई सोना संस्मरण विधा की रचना है। अब इसका पूछ रहा है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है, तो वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ये आपके ऑप्शन सब गलत हो जाएंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो है माटी हो गई सोना के लेखक हैं। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं कि रीतिकालीन को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। तो देखो जो मिश्र बंधु थे, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा, तो ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। ओके, जो देव की नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो भाव विलास, भवानी विलास या रस विलास, ये कवि देव की रचना है। जो कवि देव हैं वो एक रीतिकालीन के काफ़ी फेमस कवि हैं। तो भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, ये सारी रचनाएं देव की है, लेकिन ये जो कवि प्रिया है देव की नहीं है। तो जो नहीं है वही पूछ रहा था। ये किसकी है? तो केशव दास जी की है। ये भी याद रखना, केशव दास जी की है, आपके एग्जाम में आता है। केशव बीच में वो छोड़ दिया, चलो केशव दास। क्लियर है मेरे भाई। चलो 7वें के बाद 8वां प्रश्न है कि भारतेंदु युग की विशेषता नहीं, वही प्रवृत्ति नहीं है, जो नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल देखने को मिलती है। जो भी भारतेंदु युग के काव्य हो गए उनमें राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है। सामाजिक चेतना का विकास भी देखने को मिलता है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भी और हिंदी का प्रसार देखने को मिलता है। लेकिन डी ऑप्शन में देखो क्या बोला है कि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। देखो काव्य भाषा के रूप में नहीं, काव्य मीन्स पद्य की बात कर रहा है, तो पद्य में खड़ी बोली का यूज नहीं किया जाता था, बल्कि यहाँ पे गद्य में किया जाता था। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आपका गलत हो जाएगा। और जो हमें प्रवृत्ति यानी वही जो विशेषता नहीं वो बताना था, तो आप OMR शीट में डी वाला भरोगे। ठीक है मेरे भाई। चलो रुक जाओ थोड़ा, ये एक कॉपी है इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। चलो उसके बाद हम लोग का अगला प्रश्न संख्या 9 है कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारसप्तक का संपादन किसने किया। देखो तारसप्तक जो काव्य संग्रह था उसका प्रकाशन सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया। ये बी वाला इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। राम की शक्ति पूजा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ये आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये हम लोग के शुरू में 10 प्रश्न आपके हिंदी गद्य और पद्य से प्रमुख लेखक उनकी विधाओं और रचनाओं से संबंधित है, और आगे के अब जो 10 प्रश्न रहेंगे वो आप लोग के हिंदी व्याकरण से संबंधित रहेंगे। तो चलो इनको भी एक एक कर हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न
प्रश्न आप लोग देख सकते हो, यह क्या है, रस से संबंधित है, क्योंकि ऑप्शन में देखो रस दिया है। देखो क्या बोल रहा है कि हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। मतलब किसी को नहीं कह देते यार तेरा तो खरबूजे सा एकदम गाल मोटा मोटा है, ठीक है, तो ये मतलब, और नहीं बोल देते तू हाथी जैसा मोटा है, मतलब वहाँ कहाँ, मतलब इसमें कौन सा रस है, ऐसे ही पहचान जो कि मतलब ऐसे कहोगे तो हंसी उत्पन्न होगी, तो हाथ से रस हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा का वेग से सोता हुआ सागर जगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, आप डायरेक्ट याद रखना, उत्प्रेक्षा अलंकार आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद ये भी देखो काफी फेमस लाइन है, जो सिमरत सिद्धि होए गणनायक करियोर वदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, इसमें आपका सोठा, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो सोठा छंद है, ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट आपको याद रखना है और डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में यही सेम टू सेम लाइन आएगी। ठीक है मेरे भाई, चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 14, 13 के बाद 14 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो यहाँ नहीं हुआ है, आप कहोगे अनुशासन, देखो अनुशासन, अनुकरण, अनुतीर्ण, अनुवाद, सब जगह तो अनु है ही, लेकिन देखो उपसर्ग क्या होता है, ध्यान देना, देखो ध्यान देना, जैसे ये हम लोग उपसर्ग हटाएं, जैसे अनु हटाएं, तो जो भी शब्द बचे उसका एक मतलब भी होता है। जैसे अनु हटाते हैं तो करण एक शब्द है, यहाँ देखो अनु हटाते हैं तो एक शब्द शासन, इसका कोई अर्थ है, बिल्कुल है शासन का। अब देखो अनु और तीर्ण, तीर्ण का कोई मतलब है, नहीं है। अनुवाद, वाद का तो अर्थ है भाई, लेकिन यहाँ तीर्ण का कोई मतलब नहीं। तीर्ण कहीं शब्द आप पढ़ते हो, वाद पढ़ते हो, शासन पढ़ते हो, करण पढ़ते हो, लेकिन तीर्ण नहीं पढ़ते हो, तो इसलिए इसको अलग करोगे तो ये शब्द नहीं बन पाएगा, इसलिए ये उपसर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें, क्योंकि अनु को अगर अलग कर देते हो तो ये शब्द नहीं बन पाएगा तीर्ण। ठीक है, लेकिन देखो अनुशासन में अनु और शासन, यानी शासन बचा तो एक शासन शब्द हो गया, यानी उसमें अनु उपसर्ग जुड़ा है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो 14 के बाद प्रश्न संख्या 15 है कि नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। देखो नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहा जाता है भाई, शिव को, तो नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका मतलब शिव, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। ठीक है, तीसरे शब्द की जहाँ प्रधानता आ जाए। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 16 है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमें बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है उससे बताना है, ध्यान देना, नहीं है। तो देखो नीरद तो है, अम्बुद भी है, जलद भी है, लेकिन देखो यहाँ लिखा है जलज। अब आपको कि भाई जलज, जलज बादल हो सकता है, लेकिन नहीं, ये जलज आपका नहीं है, जलज आपका शायद कमल का होता है। ठीक है, तो ये आपका ये जो नहीं है उसे छांटना है, तो ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 के बाद प्रश्न संख्या 17 है कि युष्मद, युष्मद मीन्स तुम, क्या है युष्मद, देखो इसका युष्मद का मतलब होता है तुम। सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप हमें बताना है, तो देखो युष्मद, देखो आपके एग्जाम में दो ही आएगा, तद और युष्मद। ठीक है, सर्वनाम शब्द रूप केवल आएगा, दो आएगा। ठीक है, एक तद का, तद में वह का आप स्त्रीलिंग भी आ सकता है, पुल्लिंग भी आ सकता है, तो तद का दो रूप याद करना पड़ेगा और युष्मद का तुम एक ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो युष्मद और तद दोनों का याद कर लेना। तो देखो यहाँ युष्मद, युष्मद का अर्थ होता है तुम, तो इसका सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या है, तो वो है त्वया। ठीक है, ये बी वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 17 के बाद इधर हम लोग आ जाता है प्रश्न संख्या 18 पे, रुक जाओ थोड़ा इसको फोल्ड कर लेता हूँ। प्रश्न संख्या 18 आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, यह क्या है, प्रश्न संख्या 18 है कि आंधी आई और हम घर भागने लगे। देखो और से दो हम लोग के यहाँ मतलब शब्द वाक्य जुड़े हुए हैं, तो रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है तो संयुक्त वाक्य, दो यहाँ पे वाक्य संयुक्त हो रहे हैं, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने, देखो यहाँ पे ने आ गया, जहाँ भी ने आ जाए वहाँ पे समझ जाना कि आपका कर्तृवाच्य होगा, कर्ता की प्रधानता होगी। तो महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, तो इस वाक्य में वाच्य बताइए, तो आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 के बाद प्रश्न संख्या 20, वह अचानक चला गया। देखो अचानक चला गया, चला गया कैसे चला गया, अचानक यानी जाना, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है अचानक, यानी ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। देह, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया नहीं, क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि अचानक वाक्य में प्रयुक्त अचानक
पद का व्याकरणिक पद पूछ रहा है तो अचानक आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ये रहे हम लोग के भाई 20 एमसीक्यू जो आपके शुरू में आते हैं, 20 एमसीक्यू जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट में भरना होता है। जैसे इसका 20 का सी है तो सी आपको ओएमआर शीट में भरना होगा, ठीक है। तो ये 20 एमसीक्यू हुए, इनको अच्छे से आप याद कर लेना। अब चलो खंड अ के बाद हम लोग खंड ब के अंतर्गत जो वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी जो 50 मार्क के अब जो सब्जेक्टिव आपके प्रश्न है जिसमें आपका संदर्भ व्याख्या सब लिखने को आएगा, जीवन परिचय लिखने को आएगा, उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले देखो मैं बता देता हूँ कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। देखो हमारी एक ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, ठीक है। यूपीएमएसपी स्टडी ये हमारी एक ऐप है, ठीक है। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना या इसका लिंक इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप मतलब रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आईडी पासवर्ड अपना बना लेना, तो ऐप में चले जाओगे तो वहाँ आपको सारा का सारा ये पेपर भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, उसके अलावा मॉडल पेपर मिल जाएंगे, उसके अलावा आपको टेस्ट भी, हिंदी का मैंने एक टेस्ट भी डाला हुआ है, ठीक है, हिंदी वाले सेक्शन में, तो टेस्ट आप जरूर जाकर देना, ठीक है। और देखो ये पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको वहीं पे पेड क्लास में जाओगे ना तो एक लक्ष्य बैच है हम लोग का, लक्ष्य बैच, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले साल बच्चों ने ज्वाइन किया था और 90% मार्क लाए थे। इसकी प्राइस मात्र आपकी कितनी है, 99 रुपये। 99 रुपये में आपका सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, ठीक है। अब तक जो भी आपका जितना भी 3-4 सालों का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा 99 रुपये में, ठीक है। उसके अलावा आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन सहित मैं बोल रहा हूँ। कैसे, ये पेपर केवल नहीं दे दूंगा, इसका एक ये जैसे संदर्भ व्याख्या ये प्रश्न है तो इसका एक अच्छे से संदर्भ व्याख्या लिखा हुआ इस बैच में मिलेगा। उसके अलावा वायरल पेपर, सबसे बड़ी बात आपको वायरल पेपर भी यहाँ पे मिलेगा। जी हमें दोस्त वायरल पेपर भी मिलेगा, जिसको पढ़कर आप अपने एग्जाम में 90% तक फोड़ सकते हो। और लड़कों ने फोड़ा है, 2000 जो 23-24 के बच्चे थे उन्होंने 90% मार्क लाया हुआ है इस बैच से पढ़कर। और आगे मैं कुछ भी बैच लॉन्च करता हूँ, ई बुक लॉन्च करने की प्लान में हूँ, तो सारा का सारा अगर इस बैच के आप स्टूडेंट रहोगे तो आपको फ्री में सारी चीज़ें आगे मिलेंगी। आगे आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, बस 99 रुपये पूरे साल की आप, उसके बाद मैं कोई भी बैच लॉन्च करूँ आपको फ्री में मिलेगा। तो जितना हो सके ये आप ज्वाइन कर लो बैच, क्योंकि इसकी प्राइस 299 रुपये से 99 रुपये कर दी गई है, ठीक है। तो आप ये यूपीएमएसपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, क्लियर। वहीं पे ये बैच भी आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे के हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। अगला हम लोग का खंड ब के अंतर्गत देखो आपका अगला प्रश्न है आपका वर्णनात्मक प्रश्न का पहला, या 20 के बाद ये 21वां प्रश्न हो गया, ठीक है। वर्णनात्मक प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर वाले, इसमें आपका देखो गद्यांश से संबंधित प्रश्न रहेगा। एक यहाँ पे गद्यांश देगा और नीचे देखो एक यहाँ पे अथवा कर 2 गद्यांश दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक को, इसको करो या इसको करो, आपका मन, ठीक है। और इससे इन दोनों गद्यांशों से रिलेटेड 3-3 ये प्रश्न पूछा रहेगा, उन्हीं प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा, ठीक है। जिसमें आप गद्यांश का संदर्भ जानते हो, संदर्भ हमेशा पूछता है, कुछ रेखांकित अंश कर देता है, जैसे ये देखो ये किया हुआ है, इसकी व्याख्या पूछ देता है, और एक ये नॉर्मल सा प्रश्न पूछ देता है। आप इसको पढ़ोगे तो इसका आंसर दे सकोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ चलो मैं दोनों करा देता हूँ, क्योंकि किसी के पेपर सेट में ये आएगा, क्योंकि देखो पूरे 7 पेपर सेट होंगे आपके, 7 पेपर सेट बनेंगे पूरे के पूरे, ठीक है। हिंदी के पूरा आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो ऐसा नहीं कि एक ही पेपर सबका रहेगा, नहीं 7 सेट रहेंगे। तो हो सकता है कि किसी के सेट में ये फंस जाए, किसी के सेट में ये फंस जाए, तो इसलिए मैं दोनों कराऊंगा। लेकिन आपको एग्जाम में केवल एक ही करना होगा, क्योंकि अथवा है, ठीक है। तो आप एग्जाम में एक ही करना, लेकिन मैं दोनों आपको बता देता हूँ। देखो कुशंक का जो अर्थ सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहाँ देखो कुशंक यानी बुरी संगति यानी साथ की बात कर रहा है, यानी मित्रता यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप पहचान जाओगे कि आपका जो मित्रता वाला चैप्टर है ना भाई, मित्रता वाला चैप्टर है जिसको लिखा है शुक्ल जी ने, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, उससे ये आपका गद्यांश लिया गया है। तो सिंपल सा आप संदर्भ लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और लिखोगे तो उसका 2 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि देखो 3 × 2 लिखा है, यानी 3 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क का, यानी पूरा 6 मार्क। तो इस प्रश्न का 2 मार्क। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे तो इसका 2 मार्क। कुशंक की तुलना किससे की गई, इस प्रश्न का उत्तर दोगे तो इसका 2 मार्क। देखो कुशंक का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुशंक का ज्वर कहने का मतलब क्या, साथ, कि कुशंक का जो साथ होता है बहुत ही खतरनाक होता है। यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर उसमें लिखोगे कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बुरी संगति बहुत ही खतरनाक होती है। यह केवल हमारी नीति और अच्छे सद्भाव को ही नहीं बल्कि हमारी बुद्धि को भी दिन प्रतिदिन क्षय करती है या खत्म करती है, ऐसे लिख दोगे।
आगे लिखोगे कि अतः शुक्ल जी का कहना है कि हमें बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। बस इतना लिख दो, क्योंकि केवल इतना ही हमें, यहाँ देखो पूरी दो भी लाइन नहीं है तो छोटा ही व्याख्या होगा, तो कर दोगे तो आपको इसका 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, कुसंग की तुलना किससे की गई है, इस प्रश्न का आप उत्तर दे दोगे तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा भाई। कुसंग की तुलना किससे की गई है, आप इसको पढ़ोगे पूरा का पूरा तो इसका आंसर दे सकोगे। बाकी मैं आगे चलता हूँ, इसको भी हल करा देता हूँ। ये देखो ईर्ष्या यहाँ पे आ गया, इससे ही पहचान जाओगे कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो आपका चैप्टर है ना, ठीक है, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, उससे लिया गया है। तो सिंपल पहला प्रश्न इसमें आपका संदर्भ लिखने को बोलता है, तो मैंने लेखक का नाम, चैप्टर का नाम बता दिया, तो आप संदर्भ लिख लोगे। और गद्यांश की ये रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर लेना। जैसे ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, देखो निंदा ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है, यानी कहने का मतलब कि ईर्ष्या आने से पहले एक मनुष्य के हृदय में निंदा पहले ही जागृत हो जाती है, यानी ईर्ष्या आने से पहले वो दूसरे व्यक्तियों की निंदा करना पहले से ही चालू कर देता है, ये कहने का मतलब है लेखक का। और कह रहा है कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, यानी दूसरों से जलन रखता है, वह सबसे बड़ा निंदक भी होता है, यानी वो हमेशा उस व्यक्ति की निंदा भी करता रहता है। तो आप ऐसे इसका बना कर मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा इसका अर्थ टाइप को बता दिया, बना कर गद्यांश का व्याख्या कर लेना रेखांकित अंश का। ठीक है, बाकी डिटेल्ड में देखो, आप लक्ष्य बैच ज्वाइन करते तो वहाँ डिटेल्ड में इसका सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है, तो वहाँ से पढ़कर आप आइडिया ले सकते हो। 99 रुपये क्या है यार, 99 रुपये में आपको वायरल पेपर भी मिल जाएगा, आपका प्रीवियस ईयर पेपर सातों कोड के हिंदी के 2023 के 2024 के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आप क्या चाहते हो, उसके अलावा मैं ई बुक बना रहा हूँ, फार्मूला बुक बना रहा हूँ, फार्मूला बुक जिसमें आपके मैथ के सारे चैप्टर के फार्मूला की एक बुक होगी, वो उसकी बुक भी आपको, बुक मतलब घर नहीं भेजवाऊंगा, ई बुक फॉर्मेट में, PDF के फॉर्मेट में, ऐप में ही आपको फ्री मिलेगी। तो ये सब चीज़ें मिलेगी इस लक्ष्य बैच में मात्र 99 रुपये में। तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, UPMSP स्टडी ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। ठीक है, चलो, तो ये दोनों प्रश्न हो गए। अब चलो हम लोग थर्ड प्रश्न पे चलते हैं। अगला मतलब ये 2 प्रश्न हो गए, ये पहले वाले वर्णनात्मक के। अब दूसरा प्रश्न यानी 21 के बाद 22वें प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो इस प्रश्न में क्या रहेगा, तो इसमें आपके पद्यांश रहेंगे, एक यहाँ पे पद्यांश दे दिया और यहाँ पे एक पद्यांश दे दिया, और दोनों से रिलेटेड देखो 3 थे आपका प्रश्न पूछा रहेगा, इनका उत्तर देना होगा। जैसे वहाँ पे गद्य था ना, तो यहाँ पद्य से संबंधित प्रश्न रहेगा। ठीक, और इसमें भी आपका संदर्भ पूछता है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है, और एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछता है। तो देखो यहाँ पे ये देखो, उद्धव जाहूँ, पहली ही पंक्ति में और पहला ही शब्द उद्धव आ गया, तो इसी से पहचान सकते हो भाई उद्धव जी किस चैप्टर में आते हैं, आपका सूरदास जी वाला जो पद चैप्टर है उसमें आते हैं। बाकी यहाँ अगर वहाँ नहीं पहचान पा रहे हो तो अंत में देखो, आप पढ़ते पढ़ते आओगे ना, तो देखो सुर स्वामी, जब देख रहे हो सुर जी यहाँ पे आ गए, यानी सूरदास, जो सूरदास जी वाला आपका पहला ही चैप्टर है, सूरदास जी का पद, ठीक है, उससे ये पंक्तियाँ, ये लाइंस ली गई हैं। तो सिंपल सा आप तो इस पद्यांश का आप संदर्भ लिख दोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक लिख लो, या पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता, इसमें रचयिता शब्द यूज करोगे, सूरदास हैं। ठीक है, और पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, अब देखो इसमें आपको पूरा का पूरा अर्थ आना चाहिए तभी व्याख्या कर पाओगे। ठीक है, ये देखो केवल 2 लाइन का किया है, लेकिन आपको पूरा का पूरा जानना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इन 2 लाइन को भी रेखांकित कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो आप जो सूरदास जी वाला पद वाला चैप्टर है ना, इसको पूरा एक बार अच्छे से, और आप जाकर घर पे बैठकर आराम से, ठीक है, और अच्छे से उसका अर्थ समझ लेना। ठीक है मेरे भाई, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, आप अच्छे से सारा का सारा अर्थ समझ लेना। बाकी मैं बता दिया कि किस चैप्टर से। चलो मैं आगे चलता हूँ, आगे के प्रश्न को कराता हूँ। अब इसमें अथवा वाला भी मैं करा देता हूँ। अथवा वाला देखो, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यासी को ललचाऊँ। ठीक है, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चतु भाग्य पर इठलाऊँ, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। अब देखो ये आपकी जो पुष्प की अभिलाषा चैप्टर है, पुष्प की अभिलाषा वाला जो चैप्टर है ना, ठीक है, जिसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं, ठीक है, उससे लिया गया है। ठीक, अब मैं बता दिया, माखनलाल मैं लिख देता हूँ, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है मेरे भाई, लेखक हैं। तो यहाँ पे इस पद्यांश का आप संदर्भ लिखते रहना, और पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, यानी लेखक देश प्रेम की भावना लिए हुए कहता है, पुष्प की अभिलाषा के रूप में कहता है कि, ठीक है,
कि चाह नहीं, मुझे यह चाह नहीं है, मुझे इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला यानी जो सुरबाला है या देव कन्या है उसके गहनों में गूथा जाऊं, ठीक है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यासी को ललचाऊं। और मैं ये भी नहीं चाहता कि जो प्रेमी जोड़े हैं, ठीक है, उनमें जो प्रेमी है मुझे माला बनाकर जो प्रेमिका है उसको मतलब मोहित करने के लिए उसके गले में डाले, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ। चाह नहीं मैं सम्राटों के सौ पे हे हरि डाला जाऊं, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं सम्राटों के सौ पे डाला जाऊं। चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं जो देवता हैं, देव हैं, उनके सिर पर चढ़ूं यानी गले में डाला जाऊं या सिर पे चढ़ूं। नहीं, आप देखे होगे रामायण में या किसी में फूल उन ऊपर फेंका जाता है, तो वो नहीं चाहता, फूल पुष्प ये नहीं चाहता कि मैं ऐसे किया जाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना फेंक, यानी हे बनमाली मुझे आप तोड़ लेना और उस पथ में फेंक देना। मैं क्या चाहता हूँ अब उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि उस पथ में देना मुझे फेंक, उस रास्ते पे फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे बीरानेक, यानी जिस पथ पे अपनी मतलब मातृभूमि की सेवा के लिए अनेक वीर अपना शीश चढ़ाने जाते हैं, यानी बलिदान के लिए जाते हैं, उस भूमि पे फेंक देना कि उस पे मेरे ऊपर से वो वीर गुजरे। तो ये पुष्प की अभिलाषा है, या ये पुष्प की अभिलाषा नहीं है, ये पुष्प की अभिलाषा है। तो ये ऐसे बोला गया है, इस चैप्टर में आपका बताया गया है। तो आप लिखते रहना, इसका आंसर देते रहना, बाकी मैं आगे चलता हूँ। अगला जो प्रश्न रहेगा आपका हिंदी में ही, पीछे संस्कृत का पाठ है मेरे दोस्त, ठीक है, जिसमें आपका मतलब संस्कृत के आपके गद्यांश हैं, ठीक है, और जो श्लोक हैं उनको पद्यांश बोला जाता है। तो 2 आपके गद्यांश रहेंगे और 2 पद्यांश यानी 2 श्लोक रहेंगे, जिनका आपको हिंदी अनुवाद करना होगा, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा, जिसका 5 मार्क मिलेगा। जैसे देखो ये वाराणसी वाला चैप्टर है, वाराणसी प्राचीन काले कालादेव गेहे गेहे विद्या देवी ज्योति घोतके। तो ये आपका वाराणसी वाले चैप्टर से लिया गया है। तो सिंपल सा आप इसका संदर्भ लिख सकते हो कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना ही लिखोगे, आगे इसमें लेखक और कवि का नाम सब नहीं लिखना होता है, ठीक। अब इसका हिंदी अनुवाद डालकर और इसका जो भी हिंदी है आप कर दो, तो संदर्भ लिखने का 2 मार्क, हिंदी अनुवाद का 3 मार्क, 5 मार्क आपको मिल जाएगा। तो आप हिंदी अनुवाद करते रहना, नहीं आ रहा है तो आप एक बार क्वेश्चन बैंक या कहीं से भी ये देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बाकी इधर मैं चलता हूँ, इधर आता हूँ। यहाँ पे देखो अथवा कर भी दिया रहता है आपका एक, मान लो एक नहीं आ रहा है तो एक आप कर लो, जैसे अथवा में दिया है। देखो यहाँ पे अथवा में आपका यहाँ पे एक दिया है क्या कि एकदा बहवः जना धूमयाना, धूमयाना यानी वही रेलगाड़ी से आरोही नगरम प्रत्यगत, मतलब वही रेलगाड़ी पे चढ़कर नगर की तरफ जा रहे हैं। तो ये यहीं से पहचान लोगे कि जो आपका प्रबुद्धो ग्रामीण वाला चैप्टर है उससे यह आपका लिया गया है, यह गद्यांश, ठीक है। तो प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है। तो सिंपल इसका संदर्भ लिख लोगे चाहोगे तो, और इसका हिंदी अनुवाद कर लोगे, काफ़ी आसान है, ठीक। तो आप दोनों में से कोई एक करना, मैं दोनों बता दिया, ठीक। लेकिन आप तैयार दोनों कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में कौन आएगा कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। 7 मैं बोल रहा हूँ ना कि कुल 7 पेपर कोड होते हैं मेरे दोस्त, कुल कितने 7 पेपर कोड होते हैं। तो किसमें कौन सा पेपर कोड आएगा कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। चलो रुक जाओ 1 मिनट, सॉरी। चलो अब ठीक है, अब चलो आगे, ज़्यादा जूम हो गया क्या, चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया। अब देखो प्रश्न संख्या 24 है, ये आपका श्लोक 2 श्लोक रहेंगे, ठीक है। उनका भी आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। जैसे देखो ये सार्थ प्रोसतो मित्रम किंचित मित्रम गिरीशत आतुरस्य च किम मित्रम मित्रम किंचित मित्रम मरिष्यत। ओके, मतलब ये आपका ये जो श्लोक है आपका जीवन सूत्राणी जो आपका चैप्टर है ना, उससे ये लिया गया है, ठीक है। और देखो ये बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय उभयत समो वीर वीर वीरेण पूज्यते वाले, ठीक है। वीरा वीरेण पूज्यते वाला जो चैप्टर है ना, उससे आपका ये लिया गया है, ठीक है। तो आप इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद करते रहना, ठीक है। यहाँ बंधन हो या मरण हो जाए या पराजय हो, सभी जगहों पे वीर के समान ही रहता है, और वीर की भावना ही वीरता है, ये इसका अर्थ है। और सार्थ प्रोसत मित्रम किंचित मित्रम गृहसत, यानी सार्थ प्रोसत मित्रम यानी बाहर रहने वाले का मित्र कौन होता है और घर रहने वाले का मित्र कौन होता है। आतुर से च की मित्रम मतलब जो बीमार है उसका मित्र कौन होता है, और मरने वाले का मित्र कौन होता है, ये मतलब ये इसका अर्थ है। तो आप अर्थ भी लिखते रहना, अर्थ भी मैं बता दिया शॉर्ट में, ठीक है। तो आप चलो इसको कर लेना। बाकी देखो ये प्रश्न संख्या जो 25 होगी ये हर जिले के लिए अलग अलग होगी, हर जिले के लिए अलग अलग होगी खंड काव्य वाला। तो आप अपने जिले से संबंधित देख लेना, आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है उससे आप याद कर लेना।
बाकी प्रश्न संख्या इसके बाद 26 रहेगी, इसमें 2 प्रश्न रहेंगे, क और ख। क में आप लोग का लेखकों का जीवन परिचय रहेगा और ख में कवियों का जीवन परिचय रहेगा। 5-5 ये 10 मार्क का आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लेखक का जीवन परिचय में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लेना। ठीक है, उसके अलावा आप जयशंकर प्रसाद का याद कर लेना और रामधारी सिंह दिनकर, ये आप 3 लोगों का तो कम से कम याद ही कर लेना गद्य वाले में। इसके अलावा और याद करना चाहते हो तो आपका मन, लेकिन ये 3 याद कर लोगे तो आपके एग्जाम में पहुंच जाएगा। और इसमें आप सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, ठीक है, महादेवी वर्मा का, इन 3 का तो याद ही होना चाहिए। और एक किसी और का याद कर लेना, कम से कम इसमें आप 4 ठे याद कर लेना। ठीक है, 4 ठे, क्योंकि इसमें कई सारे चैप्टर है तो इसमें 4 याद कर लेना, इसमें 3 याद कर लेना। आपके एग्जाम में हमें मतलब 100% फंस ही जाएगा। ठीक, बाकी जीवन परिचय लिखने का तरीका क्या है, कैसे जीवन परिचय लिखा जाता है, मैंने चैनल पे बता रखा है, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हो। उसके बाद प्रश्न संख्या 26 के बाद प्रश्न संख्या 27 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है आपको जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे ये 2 श्लोक आए थे तो इनको आपको नहीं लिखना है, कोई दूसरा श्लोक लिखना है। ठीक है, तो आप लिख लो। जैसे वो एक श्लोक है आपका, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। काफ़ी आसान है, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, एक ये भी याद कर लेना, बंधनं मरणं वापि, मान लो यहाँ पे नहीं आता है तो इसको श्लोक के जगह पे भी लिख सकते हो कि बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीरभावो वीरता। ये भी काफ़ी आसान है। ठीक है, चलो 2-3 तो श्लोक याद कर लेना। आगे चलता हूँ। ये देखो प्रश्न संख्या जो 28 है, ये आपका पत्र लेखन से संबंधित है। तो पत्र लेखन तो यहाँ लिख कर नहीं मैं बता सकता इस वीडियो में। ठीक है, आप अगर लक्ष्य बैच में ये मतलब खरीद लेते हो 99 रुपये पेमेंट कर तो उसमें मैंने लिखा हुआ है, तो वहाँ से इसका फॉर्मेट देख सकते हो कि कैसे लिखा हुआ है। ये 4 मार्क का प्रश्न होता है, 4 मार्क में आता है। अथवा कर देखो यहाँ भी एक दिया है, 2 आपका टॉपिक दिया रहता है, दोनों में से चूज कर किसी एक टॉपिक पे लिखना होता है और लिखोगे तो आपको 4 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे देखो, ये ओके, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये संस्कृत वाले प्रश्न है। जैसे चंद्रशेखर को आसित, तो चंद्रशेखर एक देशभक्त, चंद्रशेखर एक भारत वीर आसित, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा वीर केन पूज्यते, तो वीर वीरेण पूज्यते। वाराणसी नगरी कस्या नद्या कुले स्थिता, तो वाराणसी नगरी गंगाया नद्या कुले स्थित है, ऐसे लिख सकते हो। ज्ञानम कुत्र संभवती, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवती। मैंने चारों का उत्तर बता दिया, लेकिन आपको एग्जाम में 2 का ही उत्तर लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखो आपका ये देखो, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। इसमें से कई सारा विषय दिया हुआ है, किसी एक विषय पे आप, जैसे जीवन में कंप्यूटर का महत्व, इस टॉपिक को चूज कर लो और रूपरेखा अच्छे से तैयार कर निबंध लिखते हो तो उसका आपको 7 मार्क मिल जाएगा, अच्छे से निबंध लिखते हो तो। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये रहा पूरा का पूरा आपका ये पेपर कोड। ठीक है, इसका हमने सॉल्यूशन अच्छे से कर लिया, और अच्छे से इसका सॉल्यूशन चाहते हो और इस प्रकार आप अपना 7 कोडों का पेपर चाहते हो। ठीक है, और एग्जाम टाइम में आपको एकदम असली वाला वायरल पेपर मिलेगा, तो उसके लिए आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वो तो पेपर मैं बैच में ही दूंगा। लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, और सॉल्यूशन सहित सारी चीज़ें इस बैच में भी लेंगी। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी ऐप पे, मात्र जिसका प्राइस है 99 रुपये। ऐप का नाम है UPMSP स्टडी। ठीक है, चलो बाकी अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना। अब इस चैनल पे लगातार वीडियो आएंगी। ठीक है मेरे दोस्त, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।